Hello students, welcome to you all on official YouTube channel of Sanskaram Group of Schools. Today I Parveen Madam start the discuss the French Revolution 9th class history chapter 1. Student, before discussing the chapter we are going to discuss the heading of the chapter, the French Revolution. The French word shows us here in this chapter we are going to discuss the history about France. So France is a country of Western Europe. It means this is not related to our nation. Second is the next word is revolution. What do you mean by the word revolution? Revolution word come from the word revolve, mean turn around. In history we can see that a revolution is a successful attempt by a large group of people to change the political system of their country by force or by violence. कि revolution एक सक्सेसफुल प्रयास होता है, एक सफल प्रयास होता है जिसमें एक बड़े पैमाने पर समाज में नागरिकों का जो समूह होता है अपने देश में प्रचलित जो सरकार है या राजनीतिक जो पद्धति है उसको बदलता है संघर्ष के दौरान. सिंपल वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे अभी हमने हिस्टोरिकल वर्ड मीनिंग किया रेवोल्यूशन का, ज्योग्राफी में इसकी सेंस आती है जब हम बोलते हैं कि टर्न अराउंड, जो मीनिंग आपका आता है. लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स के अंदर रेवोल्यूशन की बात करते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन, तो वाइट रेवोल्यूशन, तो ये क्या है? अ फार रीचिंग एंड ड्रास्टिक चेंज स्पेशली इन आइडियाज़, मेथड्स और अ सक्सेसिव इवेंट्स और चेंजेस. कि जब कोई किसी इवेंट्स में या किसी मेथड में या किसी आइडियाज़ में या समाज की किसी सिस्टम में बहुत तेज़ी से बदलाव आता है तब भी हम वहाँ रेवोल्यूशन वर्ड का यूज़ करते हैं. सो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर एज पर आवर teaching method. You know that first I am going to tell what is the aim of the chapter, why we read the chapter. क्योंकि क्यूरोसिटी जब तक नहीं होगी हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे. स्टूडेंट, एज यू नो दैट वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. You everyone knows if from 8th class, 7th class, 6th class you have already discussed our country is a republic, a republican country, democratic country, and our constitution gave us some fundamental rights, right to liberty, right to freedom, such things. तो हमें क्या लगता है कि these rights, the liberty, freedom, equality, ये हमें सदा से यूं ही चले आ रहे हैं. सो वी ऑफन टेक दीज आइडियाज़ फॉर ग्रांटेड. हमें लगता है ये तो सदा से ही चला आ रहा है, सभी को ऐसे ही इक्वल राइट टू इक्वलिटी, लिबर्टी हर कंट्री में मिलता है. बट फ्रेंच रेवोल्यूशन हमें बताती है कि इनकी शुरुआत कहाँ से हुई. वो इनकी जन्मदायिनी शक्ति है कि इस क्रांति ने हमें बताया कि समाज में सभी व्यक्ति समान होते हैं, उनको सोचने की, काम करने की, विचारों की स्वतंत्रता चाहिए होती है एक नागरिक के रूप में. तो समाज के अंदर जितने भी हमारे आज आधुनिक राष्ट्र हैं जिनके अंदर ये आइडियल्स हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ही दिए. फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसने एंड किया मोनार्की का फ्रांस में, और एक सोसाइटी जो कि प्रिविलेज पर बेस थी, जिसके अंदर कुछ जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनको कुछ विशेषाधिकार थे, उसका बदलाव किया और एक नया सिस्टम ऑफ गवर्नेंस लेके आया. और इसी क्रांति के पश्चात द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, कि मानव के भी कुछ अधिकार होते हैं. मोनार्क जो है अब्सोल्यूट, जो अपना खुद का डिसीज़न सब पर थोपता था और नागरिकों को कोई भी सोचने समझने की आज़ादी नहीं थी, बोलने की, अब उनके अधिकारों की बात होने लगी. दिस वाज द न्यू टाइम. ये फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दुनिया को दिखाया. सो बिफोर गोइंग टू डिस्कस दिस चैप्टर आई वांट टू
डिस्कस समथिंग विद यू कि आप लोग बात करेंगे कि हम बात कर रहे हैं ये 1789 एज यू हैव सीन इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द चैप्टर। यस, फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम 14 जुलाई 1789। तो अप्रॉक्सीमेटली आज हम देखते हैं कि 2020, इट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 200 ईयर्स। तो उस वक्त जो भी समाज था वो राजशाही का युग था। डिफरेंट जो नेशंस हैं आज जिनको हम बोलते हैं ये मॉडर्न नेशंस हैं, वहाँ तकरीबन सोसाइटीज़ में किंग ही रूल करते थे, या ट्राइबल हेड्स होते थे, या कम्युनिटीज़ हेड होते थे, या फैमिली हेड होते थे। और नेशन नाम की चीज़ें कुछ एग्जिस्ट नहीं करती थी। नेशन जो है, राष्ट्र जो है, वो देश जो है, कंट्री, वो एक राजा ने जितना भी एरिया ऑक्यूपाई किया था उसी से वो जो कंट्री है वो उसकी बॉर्डर होती थी, वही उसका टेरिटरी होता था। और देश का जो चिन्ह है वो राजा का राज प्रतीक, उसका एम्बलम, राजा का झंडा, लोगों की देशभक्ति उनके राजा के प्रति होती थी। लेकिन इस क्रांति ने लोगों को देश के बारे में सोचना सिखाया। देश होता क्या है? देश बनता है उसमें रहने वाले लोगों से और उसके जीव जंतु, उसके फ्लोरा से और उसके फौना से, उसके कानून से। तो सरकारें आती जाती रहती हैं, देश वही रहता है, देश चलता है उसके कानून से, उसकी एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन से, उसकी पार्लियामेंट से। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन ने हमें ये जो पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट है ये हमें दिया कि किस तरह से वहाँ के जो कुछ थिंकर्स हैं उन्होंने हमें न्यू आइडियाज़ दिए कि जो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, या इक्वलिटी बिफोर लॉ है, या डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, ये जो नई सोच जो आज की डिफरेंट मॉडर्न नेशंस हैं उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लिया है, ये सब फ्रेंच रेवोल्यूशन का ही क्या है, लेगेसी है, ये उसका आउटकम है। तो लेट अस स्टूडेंट स्टार्ट दिस चैप्टर, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो सबसे जो पहला हमारा पेज है, एक्चुअल में आप यहाँ क्या पाएंगे कि हम इस पेज में सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी जो आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन है पर्टिकुलर, उसकी थोड़ी सी झलक पाएंगे, और फिर चैप्टर के बीच में हम इसको कहीं एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप ये पिक्चर देखेंगे, स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टिल। ये आपको एक छोटी सी किला रूपी जो आपको क्या है, जेल नज़र आएगी। ये देखिए बाहर से जो नागरिक है वो अपने हथियार लेके खड़े हैं, उनके हाथों में आपको क्या नज़र आएंगी, कसी, फावड़े, जेलियाँ, डंडे, और ऊपर से जो ये आपका फोर्ट्रेस है, बास्टिल जो प्रिजन है, इसके जो रक्षक हैं वो ऊपर से गोलियां चला रहे हैं, और कहीं एक सिविल वॉर जैसा हमको नज़र आ रहा है। तो फिगर 1 में भी आप देखेंगे स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टिल। सून आफ्टर द डिमोलिशन ऑफ द बास्टिल, आर्टिस्ट मेड प्रिंट कोमेमोरेटिंग द इवेंट। ये इवेंट इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया कि हमें ये बुक में पहले पेज पर नज़र आ रहा है। एक्चुअल में जिस दिन ये घटना घटी उस दिन इसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझा गया। जब बाद में इतिहासकारों ने जो इवेंट्स को क्रोनोलाइज किया तो कहीं लगा कि यस, दिस इवेंट वाज द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ऐसा क्या हुआ था? तो उस दिन की एक छोटी सी घटना से हम इसको स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, और फिर हम स्टार्ट करेंगे कि फ्रेंच सोसाइटी जो है, क्योंकि जब हम रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो पता होना चाहिए ना कि ऐसा क्या हुआ था कि क्रांति हो गई, लोगों को गुस्सा करना पड़ गया, लोग राजा के अगेंस्ट आ गए। तो कहीं ना कहीं समाज की बनावट, कोई राजनीतिक कारण, कोई ना कोई तो कारण रहा होगा जिसके कारण लोगों ने विद्रोह किया। तो जो हमारे चैप्टर का मॉड्यूल नंबर 1 है उसके अंदर हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म कॉजेज़ ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, कि फ्रांस की क्रांति के लंबी अवधि के कारण कि धीरे धीरे समाज में कुछ ऐसा चल रहा था कि वो एक चेन में बदलते चले गए, और एक बड़ी प्रक्रिया के रूप में वो हमें आगे रिजल्ट नज़र आया फ्रांस की क्रांति के रूप में। बाकी समाज की बनावट में प्रॉब्लम थी या कुछ और समस्याएं थी, वो सब हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर, फर्स्ट लाइन ऑफ दिस चैप्टर।
On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. कि 14 जुलाई 1789 को पेरिस जो शहर है वो चौकन्ना था। मीन सब लोग देख रहे थे कि क्या हो रहा है, कुछ होने वाला है। तो ऐसा क्या था? द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। राजा ने सेनाओं को शहर के अंदर आने की आज्ञा दे दी थी, आदेश दे दिए थे। रूमर स्प्रेड that he would soon order the army to open the fire upon the citizens. अफवाह फैल रही थी कि राजा सेना को ऑर्डर देने वाला है कि आप सिटीजन को देखते गोली मार दो। ऐसा क्या हुआ था वो हम बाद में चैप्टर के बीच में पढ़ेंगे। Now come to the next line. Some 7,000 men and women gathered in front of town hall and decided to form a people's militia. People militia means जनसेना। तो ये सब अफवाहें सुनकर शहर के 7,000 नियर अबाउट आदमी और औरतें जो हैं शहर के टाउन हॉल के चारों तरफ खड़े हो गए और उन्होंने एक जनसेना बनाने की सोची। अब व्हाट इज़ टाउन हॉल? आपने जो हमारे पुराने शहर हैं तकरीबन देखे होंगे, वहाँ म्यूनिसिपैलिटी की बिल्डिंग होती है जिसमें एक टावर होता है जिसके चारों ओर क्लॉक लगा होता है। पुरानी ब्रिटिश बिल्डिंग्स होती हैं। ये म्यूनिसिपैलिटी वो होते थे, हेड ऑफिस होते थे, उसको टाउन हॉल के लिए नाम से यूज़ किया जाता था। यानी कि मेन जो म्यूनिसिपैलिटी बिल्डिंग है उसके सामने वो आ गए। दे ब्रॉक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ आर्म्स। अब वो जनसेना बन गई तो उन्होंने क्या किया, जो सरकारी भवन है उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया हथियारों की तलाश में, क्योंकि अब उनको लग रहा था कि राजा की सेना आएगी तो वो हमारे साथ हमला करेगी तो हम भी उन पर अटैक करेंगे। तो फाइनली क्या हुआ देखिए, A group of 700 people marched toward the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find hoarded ammunition. Ammunition का मतलब होता है गोला बारूद। आखिर में क्या हुआ, कुछ 100 लोगों का समूह जो है शहर के पूर्वी भाग की ओर गया और उन्होंने एक किला नुमा जेल थी बास्तील जिसका नाम था, उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। उनको लगा था कि यहाँ गोला बारूद जमा होगा, उसको वो लूट लेंगे। In the armed fight that followed, the commander of the Bastille was killed and the prisoners released. Through there was only 7 of them. हुआ क्या, कुछ नहीं, खोदा पहाड़ निकला चूहा। कि जो जेल जो थी उसको तोड़ा, उसके कमांडर मारा गया इस लड़ाई में, प्रिजनर्स थे उनको रिलीज़ कराया गया जो मुश्किल से 7 थे, और हथियारों के नाम पर कुछ ज़्यादा भी नहीं मिला वहाँ। येट द बास्तील वाज हेटेड बाय ऑल। अब ये क्वेश्चन आता है कि उन्होंने बास्तील पर अटैक क्यों किया, क्योंकि लोग उससे नफरत करते थे। अंडरलाइन द नेक्स्ट लाइन, बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। ये डेस्पोटिक पावर क्या होता है? डेस्पोटिक का मतलब होता है एब्सोल्यूट पावर, कंप्लीट पावर। राजा की जो पूर्ण सत्ता थी ये उसका सिंबल था, क्योंकि जो भी राजा के खिलाफ क्वेश्चन करेगा, आवाज़ करता था, राजा उसको जेल में डाल देता था। तो उनको नफरत थी इससे कि ये राजा का जो शक्ति है ना, क्रूर, ये उसका सिंबल है। द फोर्ट्रेस वाज डिमोलिश, उसको वो जो किला नुमा जेल थी उसको ढा दिया गया। एंड इट्स स्टोन फ्रैगमेंट्स वर सोल्ड इन द मार्केट्स टू ऑल दोज हु विश टू कीप अ सोवेनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। और इस किला नुमा जेल के जो थे ना, रूपी जो जेल थी उसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं खंडर के, वो मार्केट में बिकने लगे, ताकि जिसको इसके विनाश का गवाह बनना है वो अपने घर की शोकेस में सजा लो भैया। The days that followed saw more rioting both in Paris and the countryside. और उसके बाद पेरिस में और जो देहात वाला इलाका है वहाँ काफ़ी दंगे फैले। Most people were protesting against the high price of bread. ऐसा कुछ हुआ था जिसके कारण वहाँ काफ़ी महंगाई बढ़ गई थी और रोटी की कीमतें बढ़ गई। अब आपको लगेगा ये रोटी मार्केट में क्यों मिलती है, इंडिया में तो घर में बनती है ना। एक्चुअल में बेटा जो हमारा यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पर ब्रेड का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, लोफ जो होती है, और आपने बन पाव या जो पिज़्ज़ा बेस है इस तरह की चीज़ वो बेकरी में, जहाँ हम बिस्किट लेके आते हैं वो बेकरी में पर्टिकुलर इलाके में होते हैं, वहाँ ही बनती है। और वेजिटेबल्स और नूडल्स वगैरह वो लोग अपने घर में बनाते हैं। दिस इज़ देयर लाइफस्टाइल। तो अब जब आटा गेहूँ महंगा हो गया तो नेचुरल सी बात है आटा महंगा होगा तो ब्रेड महंगी होगी, तो कॉमन मैन क्या खाएगा, क्योंकि उसकी इनकम तो बढ़ी नहीं ना। ऐसा कुछ हुआ था, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि लोग गुस्सा थे कि
रोटी की कीमत बढ़ने से। मच लेटर, उसके बाद क्या हुआ, व्हेन हिस्टोरियंस लुक्ड बैक अपॉन दिस टाइम दे सॉ इट एज द बिगिनिंग ऑफ अ चेन ऑफ इवेंट्स दैट अल्टीमेटली लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस। दो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम, कि उस वक्त बहुत सारे लोग इस बास्तील का जो ये इवेंट था ना उसको कमा गए, और इतिहासकारों ने देखा कि एक्चुअल में ये उन घटनाओं की शुरुआत थी जिससे आगे चलकर फ्रांस में राजशाही का खात्मा हुआ। हाउ एंड वाई दिस हैपन, ऐसा कैसे हुआ कि फ्रांस से राज मोनार्की है जो वो डिमोलिश हुई और वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई। तो वो घटनाएं क्या थी वो अब हम मॉड्यूल 1 से स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो मैंने आपको बोला था कि अब हम डिस्कस करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के लॉन्ग टर्म कॉजेस, कि लंबी जो अवधि के जो कारण है, कि एक लंबे टाइम से कुछ समस्याएं चल रही थी और शायद अनदेखी की गई उनकी। तो हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर टॉपिक इज़ फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो ये समाज की जो बनावट थी ना काफ़ी हद तक क्रांति के लिए वो भी जिम्मेदार थी। ये देखा जाए तो एक अन्यायपूर्ण डिवीज़न था। बच्चे, जैसे आपने देखा है कि हमारा भारत में हमारा जो हिंदू समाज है वो 4 वर्गों में बटा हुआ है। 3 जो है उसके उच्च वर्ग कहलाते हैं और जो चौथा है वो शूद्र वर्ग कहलाता है, और सदियों से इनको दबाया गया है और जिसके लिए इनको दलित कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन जब से बना है तब से तो अनटचेबिलिटी बैन है, लेकिन आज भी छुआछूत की कुछ कई जगह ये हमें मिलती है बुरी गंदी प्रथा। अभी भी हमारे देश में गरीब लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हमारा देश डेमोक्रेसी या सबको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इक्वलिटी है, वो सब मिलता है, लेकिन आज़ादी से पहले तो वो हमारे देश में भी नहीं था। तो ये कि समाज का विभाजन कुछ अन्यायपूर्ण ढंग से कैसे था, पहले उसको समझते हैं। तो हम पहले इसको देखेंगे कि 2 लाइन पढ़ते हैं, फिर हम समाज की बनावट पर आते हैं। इन 1774 लुई 16th ऑफ द बर्बन फैमिली ऑफ किंग्स असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। 1774 में लुई 16th, ये लुई 16th, फिर आपने मुझसे क्वेश्चन पहले भी पूछा था क्लास में कि ये 16th क्या होता है, कि हिस्ट्री में जब विभिन्न राजाओं के नाम एक जैसे होते हैं तो उनके सीरीज़ के अकॉर्डिंग उनको नंबर दे दिया जाता है, ताकि जो पढ़ने वाले हैं वो उस कॉन्सेप्ट को आराम से समझ जाएं कि कौन से वाला और कौन सा ईयर। क्योंकि लुई 15 और लुई 16 में क्या डिफरेंस करेंगे आप, उनके नंबर के अकॉर्डिंग ही। और बर्बन फैमिली यानी कि उनके वंश का नाम है। जब उसको गद्दी पर बैठा तो ही वॉज 20 years old एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट, कि वो 20 साल का यंग लड़का था और उसकी शादी हुई थी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट के साथ में। तो इसका मतलब इन 2 लाइनों से हमें पता चला कि फ्रांस में मोनार्की थी और राजा की डेथ हो गई थी 1774 में, उसकी जगह उसका यंग बेटा गद्दी पर बैठा था। अब उसकी एज थी 20 years, इसका मतलब ही वॉज नॉट अ मैच्योर किंग, ही वॉज अ यंग बॉय जिसको अभी पॉलिटिक्स का इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद हम साइड में जो हमारी फिगर जो दी गई है हम इसको देखते हैं, टू द सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स, कि अब हम यहाँ थोड़ा सा बात करेंगे फ्रांस की सोसाइटी की बात, कि वहाँ की सोसाइटी का डिवीज़न जो है वो 3 ग्रुप में था, और फर्स्ट एस्टेट फर्स्ट ग्रुप, सेकंड एस्टेट सेकंड ग्रुप और थर्ड एस्टेट थर्ड ग्रुप। और जो किंग था वो किसी भी ग्रुप में नहीं आता था, वो ही इज़ अबव ऑल द ग्रुप। तो फर्स्ट एस्टेट के अंदर क्लर्जी आती थी। क्लर्जी का मतलब प्रिस्ट, चर्च के अंदर जो मॉन्क्स हैं, नन्स हैं, ब्रदर सिस्टर फादर मदर बैप्टिस्ट, सब कोई भी पोस्ट आ जाती है, सब कुछ। फिर सेकंड एस्टेट के अंदर आती है नोबिलिटी, किंग की फैमिली मेंबर्स और उसके दरबार के अधिकारी लोग और सामंत लोग, जो ड्यूक्स लॉर्ड्स वगैरह काउंट्स वगैरह हैं, वो सब इसमें आ जाते हैं। और थर्ड एस्टेट में आते थे कॉमन मैन, और इसके भी देखेंगे आपको 3 ग्रुप नज़र आएंगे अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक कंडीशन। बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट्स, ऑफिशियल लॉयर्स एट्सेट्रा, ये मिडिल क्लास हो गई। पीजेंट्स एंड आर्टिजान्स, वो लोग जो सिर्फ अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। एंड द लास्ट वन इज स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट, दास, छोटे किसान और भूमिहीन मजदूर लोग।
अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो पहली दो हमारी एस्टेट है, फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट, वहाँ के समाज में ओल्ड रिजीम यानी कि 1789 से पहले का फ्रांस, वो मिडल एज से ये सिस्टम चला रहा था वहाँ पर। तो उसके अकॉर्डिंग जो क्लर्जी और नोबिलिटी है उनको कुछ प्रिविलेजेस मिले हुए थे। ये जो प्रिविलेजेस हैं बेटे, ये विशेष अधिकार इनको हम कहते हैं, मीन कि बर्थ राइट, बर्थ से ही जो इनको ये राइट मिला था कि ये लोग टैक्स पे नहीं करेंगे किंग को, और जो ये कॉमन मैन है ना, इनको सर्वेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे, ये लोग फ्री में इनके घर काम करेंगे। और जो चर्च है आगे चलकर इसकी हम और डिटेल में स्टडी करेंगे, अभी हमने इतना ही पढ़ा। लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। कि हमें दो बातें पता चली कि वहाँ पे राजा था, राजा यंग था, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। अब आ जाते हैं थर्ड लाइन। अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। जब वो राजा बना तो उसको क्या मिला? खजाना खाली। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। जो लंबी समय तक जो युद्ध चले थे उन्होंने फ्रांस के खजाने खाली कर दिए। ये लंबे युद्ध कहाँ चले थे? ये लंबे युद्ध फ्रांस के और ब्रिटेन के चले थे। अब अमेरिका के ऊपर ब्रिटेन का भी कब्जा था और वहाँ पर कुछ कॉलोनीज़, कुछ एरिया में फ्रांस ने भी कॉलोनीज़ अपनी पकड़ रखी थी। और ब्रिटेन ने एक्सपेंशन करने के चक्कर में 1754 में उनकी कुछ एरिया पर कब्जा करने की कोशिश की, तो फ्रांस ने रिएक्ट किया, युद्ध हो गया और ये 7 ईयर तक चला। 63 तक ये युद्ध चले, जो कि लुइस 16 के फादर की राइन की ड्यूरेशन में हुए। तो काफ़ी खर्चा हुआ इन युद्धों में, जो कि दूसरे कॉन्टिनेंट में जाके लड़े जा रहे हैं। उसके अलावा क्या हुआ कि ये खर्चा तो एक खजाने का खाली होने का एक कारण ये तो हो गया। Added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles. वर्साई का जो विशाल महल था उसके अंदर एक भव्य दरबार बनाया गया, उसके ऊपर भी काफ़ी पैसा खर्चा गया। तीसरा कारण खजाना खाली होने का, अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। अमेरिका गुलाम था ब्रिटेन का, वो आज़ादी की 13 कॉलोनी जो हैं वो आज़ादी के लिए लड़ रही थी बेटा। पहले वहाँ पर, आज तो देखो वहाँ पर 50 से ज़्यादा स्टेट हैं, कुछ इंडिपेंडेंट टेरिटरीज़ भी हैं, कुछ आइलैंड्स भी हैं, लेकिन तब 13 ये विशाल कॉलोनीज़ थी, बड़ी बड़ी स्टेट्स, जो उन्होंने मिलकर ब्रिटेन से युद्ध किया था आज़ादी के लिए। तो फ्रांस ने उसकी मदद की थी। तो अपने पास पहले ही कुछ खाने को नहीं है तो ठीक है ना, तो मनी लेंडर से कर्जा लेके लगा दो, दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ? द वॉर एडेड मोर देन $1 billion लीवरे टू अ डेब्ट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन $2 billion लीवरे। इस युद्ध ने क्या किया? जो कर्जा था ना, जो 1 लाख लीवरे के करीब था, वो 2 लाख लीवरे तक पहुंचा दिया। अब आप पूछेंगे ये लीवरे क्या है? जैसे हमारे कंट्री की करेंसी रुपीज़ है, उस वक्त फ्रांस की करेंसी लीवरे होती थी। आज क्या है? अब हम NTSC पढ़ रहे हैं तो आज की करेंसी है फ्रांक। ठीक है, चलिए आजकल तो गूगल का युग है, अब उसमें भी देख लेते हैं। लैंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स। अब राजा जो मनी लेंडर थे उनको पता था कि राजा का खजाना तो खाली हो चुका था, ठीक है भैया इंटरेस्ट तो दे दो। तो जो रोज़मर्रा के टैक्सेस वगैरह आ रहे थे छोटे मोटे, तो राजा को सरकारी खर्चा तो करना ना, दरबार चलाना है और बहुत सारे काम, आर्मी को सैलरी वगैरह देनी है, तो उसमें से इनकम का काफ़ी बड़ा हिस्सा उसे इंटरेस्ट पे करने में देना पड़ता था। तो आगे देखिए ज़रा। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ऑब्लाइज्ड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन। यानी कि राजा के जो खजाने का काफ़ी खर्चा, जो पैसा था सरकार का, वो लोन चुकाने में जाता था। To meet its regular expenses such as the cost of maintaining an army, the court, running government offices or universities, the state was forced to increase taxes. कि अब खर्चा पूरा करना है तो राजा की कोई फैक्ट्री तो लगी नहीं हुई थी, ना उसके घर में कोई पेड़ लगा होता कि चले नोट तोड़ लीजिए जी और सारे खर्चे चुका दीजिए। तो राजा के पास खर्चा करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? वो पब्लिक से टैक्स लेगा। तो उस टैक्स से तो खर्चा पूरा पड़ नहीं रहा था, क्योंकि उसके खर्चे ऑलरेडी बहुत बड़े हुए थे। तो चलो टैक्सेस इंक्रीज कर दो।
बट बात ये थी टैक्स बढ़ाने से भी कुछ ज़्यादा अचीवमेंट नहीं होने वाली थी। येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिशिएंट, कि ये मेजर भी अपने आप में पर्याप्त नहीं था। फ्रेंच सोसाइटी इन 18th सेंचुरी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 एस्टेट। फ्रांस की समाज जो है वो 3 एस्टेट में बटा हुआ था। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू। एंड द ओनली मेंबर ऑफ द थर्ड एस्टेट पेड टैक्सेस। ये थी यहाँ अन्यायपूर्ण बातें कि पहली जो 2 एस्टेट है क्लर्जी और नोबिलिटी, वो किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देगी, दो दे वर वेरी रिच, दे ऑन मोर देन 60% ऑफ द लैंड ऑफ द नेशन। 10% पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ये, 60% से ज़्यादा ज़मीन पर कब्जा है इनका, खेती करते हैं, ऐशो आराम करते हैं, राजा को कोई टैक्स नहीं देना। और ये बेचारी जो हमारी 90% पॉपुलेशन है, देश की 40% लैंड को एक्वायर करती है, ये सारे टैक्स चुकाएगी। अकेले थे ये जो पूरे देश का खर्चा उठाते थे। अब हम यही डिस्कस करेंगे। द सोसाइटी ऑफ एस्टेट वॉज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडल एजेस। The term old regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789। कि जो ये समाज था ये फ्यूडल सिस्टम का एक हिस्सा था जो मिडल युग मध्य युग से चला आ रहा था। द टर्म ओल्ड रिजीम जो होती है अक्सर यूज़ की जाती है फ्रांस बिफोर 1789 के लिए। फिगर 2 है शोज हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट इन फ्रांस सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड। ये हमें बताती है कि फ्रांस का समाज किस तरह से संगठित था। पीजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन, अंडरलाइन दिस। इसका मतलब क्लर्जी और नोबिलिटी 10% होगी पॉपुलेशन का। हाउ एवर ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन द लैंड दे कल्टिवेटेड। अबाउट 60% ऑफ द लैंड ओन बाय नोबल्स, द चर्च एंड अदर रिच मेंबर ऑफ द थर्ड एस्टेट। यानी कि देश की आधे से ज़्यादा भूमि तो 10% लोगों के पास थी। The member of the first 2 estate, that is the clergy and the nobility, enjoyed certain privileges by birth. Underline this line कि उन्हें जन्म से ही कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। The most important of these were exemption from paying taxes to the state। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण था ये कि उनको राजा को कोई टैक्स नहीं देना। The nobles further enjoyed feudal privileges. These included feudal dues, which they extracted from the peasants। और इसके अलावा जो ये दरबारी थे ना नोबल्स, जिन जिन इलाकों की इनके पास किलेदारी सूबेदारी वगैरह होती थी, वहाँ ये स्थानीय लोग किसानों से अपने इलाके में रहने के नाम का भी छोटा मोटा टैक्स लेते थे। पीजेंट्स वर ऑब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड। और उसके अलावा बेगार भी करनी पड़ती थी। हमारे देश में भी होता था ये कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं किसानों को उनके यहाँ फ्री में काम करना पड़ता था। टिल 1970 भी होता था ये, तो ये तो बहुत पुरानी बात है फ्रांस में। टू वर्क इन द हाउस एंड फील्ड्स, टू सर्व इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स। कि उन्हें इन फ्यूडल लॉर्ड्स के यहाँ घरों में खेतों में फ्री में काम करना पड़ेगा, आर्मी में फ्री में करना पड़ेगा, और उनके लिए रोड वोड बनानी है तो उसके लिए कोई पैसा आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो आपके लॉर्ड्स हैं ना, आप उनके इलाके में रहते हैं, तो यू हैव टू सर्व योर लॉर्ड्स। उसके बाद आपका आता है द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टीदे फ्रॉम द पीजेंट। चर्च जो है किसानों के ऊपर टैक्स लगाता था और उसको टीथे कहा जाता था। 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। आपके खेत में जितना भी अनाज होगा ईश्वर के नाम पे उससे 10% कृपया चर्च को पे कर दिया जाए, क्योंकि फिर वो ब्रदर नन सिस्टर जो भी ब्रदर फादर जो बिशप वगैरह रहते हैं उनका खर्चा कैसे चलेगा भाई। These included a direct tax called taille। राजा को भी एक टैक्स देना पड़ता था डायरेक्ट टाइले, एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। और इनडायरेक्ट टैक्स की तो गिनती ही नहीं थी। विच वर लेविड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजम्पशंस लाइक साल्ट और टोबैको। हम डेली मर्रा की रोज राशन का सामान लेके आते हैं, कपड़ा है या कुछ और चीज़ें हैं या टोबैको है, नमक वगैरह है, या खाने की कोई और कमोडिटी है, तो उसके ऊपर सेल टैक्स वो भी राजा को जाएगा, वो एक अलग था। तो कुल मिलाकर स्टोरी क्या रही, द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज बोर्न बाय थर्ड एस्टेट अलोन। कि जितनी भी आपकी वित्तीय प्रक्रिया थी राज्य की, उनका सबका खर्चा कौन उठाएगा, केवल अकेला थर्ड एस्टेट। अब थर्ड एस्टेट क्या क्या दे, बेचारा मर गया। तो उसके हमारे पास क्या जाते हैं न्यू वर्ड्स, लिवरे, क्लर्जी, टीदे और टाइले। यू हैव टू नोट दिस इन योर नोटबुक। 1 मार्क्स क्वेश्चन में बोर्ड में आपसे पूछे जा सकते हैं।
Student, let us start the reading of next page. Here you have seen a picture. यहाँ आप एक लैंडलॉर्ड या नोबल मैन को बैठा देख पाएंगे और एक गरीब व्यक्ति उसको टैक्स देने आया। देखिए अनाज दे रहा है, फ्रूट्स दे रहा है, पैसे दे रहा है ना। और साथ में ऊपर हमें क्या लिखा है, जरा देखेंगे ऊपर वाली उसमें प्लाक के अंदर, दिस पुअर फेलो ब्रिंग्स एवरीथिंग, ग्रेन, फ्रूट, मनी, सैलड, मीन, वेजिटेबल्स, द फैट लॉर्ड sit there ready to accept it all. He does not even care to grace with him. लोग कि दया की एक दृष्टि भी नहीं डालता। कितने क्रूर थे ये लोग। The nobleman is the spider of the present, the fly. nobleman है ना, वो एक तरह से क्या है कि मकड़ी के जाले की तरह है, जिसमें ये बंदा बेचारा गरीब क्या है, ऊपर वो सिंबलाइज कर रहा है, ऊपर वो मकड़ी जो दिखा रखी है कि ये बेचारा इसके जाल में फंसता जा रहा है, चूस रहा है इसका, जैसे मकड़ी जाल में बच्चा फंस जाता है ना, उसका खून चूस लेती है। और नीचे क्या लिखा है, ये जो बोरी लिखी है ना नाच पे, उससे वो लिखा हुआ है फ्रेंच में, द मोर द डेविल हैज़ द मोर ही वांट्स, कि इन राक्षसों के पास जितना ज़्यादा होता है ना, इनका लालच कभी भरता नहीं है, ये उतना ही और मांगते हैं। तो ये फिगर का देखेंगे हम, नीचे लिखा है द स्पाइडर एंड द फ्लाई, मक्खी और मकड़ी, कि ये बेचारा किसान इस नोबल मैन की, जो स्पाइडर मैन, जो ये नोबल मैन है ना, स्पाइडर का सिंबल है, ये बेचारा गरीब इसके जाल में फंसता जा रहा है। अब दूसरा कारण था हमारी फ्रेंच रेवोल्यूशन का, कि एक तो देख लिया कि राजा इनकैपेबल था, यंग था, इमेच्योर था, तो इसका मतलब उसके डिसीजन में कुछ गड़बड़ी रही होगी। दूसरा रीज़न ये रहा कि वहाँ की समाज की बनावट में ही प्रॉब्लम थी, कि सारा खर्चा तो बेचारा थर्ड एस्टेट पिसता जा रहा है, कब तक पूरा करता रहेगा वो सरकार के खर्चे। अब वहाँ इतनी सारी प्रॉब्लम होगी तो वहाँ एक चीज़ और होगी ना, कि जब भी कुछ भी होगा तो खाने की समस्या आएगी। द स्ट्रगल टू सर्वाइव, कि जो ये गरीब जो हमारा ग्रुप है ना, थर्ड एस्टेट, इनको अपनी ज़िंदगी का निर्वाह करना भी मुश्किल हो रहा था। हेयर द वर्ड सब्सिस्टेंस क्राइसिस, जिसका मतलब होता है जीवन निर्वाह संकट, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड, कि एक बहुत ही बुरी परिस्थिति जिसमें व्यक्ति के सामने जीने मरने का संकट खड़ा हो जाता है। The population of France rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789. This led to a rapid increase in the demand for food grains. Production of grains could not keep pace with the demand. So the piece of bread, which was the staple diet of the majority, rose rapidly. क्या हुआ कि जितनी जल्दी जनसंख्या बढ़ी उतनी जल्दी से खेती की जो इन्वेंशन में कुछ नया हुआ नहीं, तरक्की हुई नहीं, प्रोडक्शन उतनी थी तो प्रोडक्शन बढ़ी नहीं। अब प्रोडक्शन, आपको इकोनॉमिक्स का रूल बताता है कि जब सप्लाई कम होगी तो कीमतें बढ़ेंगी, जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो कीमतें घटेंगी। अब अनाज की सप्लाई है नहीं तो रोटी की कीमतें और खाने की चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबर इन वर्कशॉप्स हुज ओनर फिक्स देयर वेजेस, ज़्यादातर मजदूर कारखानों में काम करते थे जहाँ उनके वेतन फिक्स थे। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद राइज इन प्राइसेस, जितनी महंगाई बढ़ी उतना सैलरी नहीं बढ़ी, वेजेस नहीं बढ़ी। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडन, अमीर और गरीब में अंतर होता चला गया, इनके गरीब और गरीब होते चले गए, अमीर और अमीर होते चले गए। थिंग्स बिकम वर्स व्हेनेवर ड्राउट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट, और ये समस्या और गंभीर हो जाती जब कभी क्या हो जाता, सूखा पड़ जाता या ओले वोले गिर जाते। यूरोप में ये सब होता रहता है। दिस लेड टू अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस, और इससे लोगों के सामने जीवन निर्वाह का संकट खड़ा हो गया। समथिंग दैट अकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिजीम, ये कुछ ऐसा था जो फ्रांस में पुराने रिजीम में अक्सर ऐसा होता रहता था कि जैसे ही फसल खराब हुई, सब जो समाज के सामने भूखे मरने की नौबत आ जाती थी। तो स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ द पार्ट 1 ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन देन लाइक इट, सब्सक्राइब इट माई video, and thank you. Till then we are going to continue the part 2.